ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस। सोचिए यार कितनी पुरानी हिस्ट्री है यार। यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो 60 साल, मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके टाइम से ही ये शुरू हुआ इंडियन कॉफ़ी हाउस। सो हाय, दिस इज़ चार्ली एंड वेलकम टू यट अनदर एपिसोड ऑफ दिल्ली सीरीज़। और मैं वापस से दिल्ली आ चुका हूँ। मानसून थोड़ा सा चल रहा है, बारिश हो रही है और मैं आ चुका हूँ इस समय अग्रसेन की बावली। बहुत ही पास में है सीपी के। और चलिए देखते हैं, हिस्टोरिकल जैम है। एंट्री करते हैं और आप आ सकते हैं अराउंड 5:30-6 बजे तक का राइट टाइम है। उसके बाद ही बंद हो जाता है, जहाँ तक मुझे पता है 5:30 लास्ट टाइम है। तो चलिए एंट्री करते हैं। अग्रसेन की बावली जो थी वो अग्रसेन राजा जो अग्रसेन थे उन्होंने बनाई थी पानी के संरक्षण के लिए। इस तरह से राजस्थान और गुजरात में बहुत सारी ऐसी बावड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। बावड़ी बनाई सिर्फ इसलिए जाती थी कि वो पानी से उनका संरक्षण किया जाए, मतलब पानी को सुरक्षित करके रखा जाए। जैसा चांद बावड़ी जो इंडिया की सबसे बड़ी बावड़ी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, आभानेरी में है और वो पानी के संरक्षण के लिए ही बनाई गई। और इसके अलावा कई फिल्में आपने देखी होंगी, पीके और है या फिर सुल्तान है, कई ऐसी फिल्में थी जिनके सीन यहाँ पर फिल्माए गए। पानी इकट्ठा बहुत होता था लेकिन अब उतना पानी नहीं है, अंदर तक आप जा नहीं सकते, मना किया हुआ है। तो अब काफ़ी चीज़ें हैं। बीच में इस बावड़ी को ये भी बोला गया कि हॉन्टेड है, अंदर जाके चमगादड़ वगैरह मिलती है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है। मानसून के टाइम में क्या होती है कि हल्का सा बड़ा अच्छा माहौल लगता है, यहाँ पे बैठते हैं, लोग आते हैं। और फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है, क्योंकि यदि मूवी लोकेशंस ये बनी है तो डेफिनेटली ये जगह कितनी अच्छी होगी। और पूरा का पूरा इलाका यदि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं शॉट भी लेने वाला हूं। और बहुत खूब अग्रसेन की ये बावली, और आपको डेफिनेटली विज़िट करनी चाहिए। सीपी के बिल्कुल पास में है। और एक नॉर्मल मॉन्यूमेंट की तरह बावड़ी एक और है। 2-3 बावड़ियाँ बनाई गई दिल्ली में, लेकिन सबसे ज़्यादा बावड़ी आपको मिलेंगी राजस्थान और गुजरात के इलाके में। लेकिन दिल्ली में ये एक बावड़ी, वो भी सिटी के बीच, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बावली है उसके ठीक पास में ये एक और जगह है, थोड़ी सी खंडर है और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा स्टडी नहीं किया, ये सडन प्लान था। तो ये एक जगह है, मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या है, लेकिन ये बिल्कुल बनाई गई है अग्रसेन की बावली के ठीक पास में। नीम का एक पेड़ है। और अग्रसेन की बावली जो है अग्रसेन ने बनाई थी बहुत पुराने टाइम में। अग्रसेन अभी के नहीं है, बहुत पुराने राजा हैं और तब उन्होंने ये बनाई थी। और उसके बाद आई थिंक इस इलाके में यदि बात करूँ तो दिल्ली में आई थिंक सबसे बड़ी बावली है। और सबसे बड़ी जो मैंने बताई आपको ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, चांद बावड़ी जो आभानेरी राजस्थान में है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फिल्मों की लोकेशंस काफ़ी रही है। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आया था, तब भी एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक ऑस्ट्रेलियन आई थिंक शो था, उसमें भी इस जगह को शूट किया गया था। तो काफ़ी सारी लोकेशंस हैं यहाँ पे जो दिल्ली में यूज़ की जाती है, उनमें से एक प्राइम लोकेशन ये भी है शूटिंग के लिए। तो सोच सकते हैं कितनी अच्छी जगह है ये। और यहाँ से चलिए इस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं अग्रसेन बावली से। और अब मैं जाने वाला हूँ जंतर मंतर, जो भी सीपी के पास ही है। चलिए। यूजुअली दिल्ली का जो जंतर मंतर है उसका नाम वैसे तो धरने के लिए कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धरने होते हैं जंतर मंतर के पास में। लेकिन जंतर मंतर की जो कहानी है बहुत पुरानी है। अराउंड 17th सेंचुरी के अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया था दिल्ली में, जब मुगलों का शासन हुआ करता था उस दौरान पे। और उस दौरान ये वेधशाला जिसका निर्माण किया गया, एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई। और ये सिर्फ एक नहीं है दिल्ली में, ऐसी और भी जगह पे हैं, जिसमें आपका उज्जैन में है, जयपुर की तो बहुत फेमस है, इसके अलावा मथुरा में भी है और वाराणसी में है। मथुरा की शायद अब है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये बेसिकली जो राजा थे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, उन्होंने बनाई थी। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था पूरा। उनको खगोल शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसी लिए चीज़ें करवाई। लेकिन अब जिस तरह आएंगे यहाँ पे और देखेंगे जो यहाँ के यंत्र हैं,
वो अलग ही हैं। जयपुर में सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान से बिलोंग भी करता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि जयपुर की जो सबसे बेस्ट कोई चीज़ों में से एक है वो जंतर मंतर है। लेकिन दिल्ली की भी अपनी है, पहली बार मैं भी दिल्ली में देखने आया हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो अंदर हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ख़ास हैं। मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस की है यहाँ पे जंतर मंतर में कि कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले जैसी हालात में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जो धूप और छाया से मिलके टाइम कैलकुलेशन का कुछ ऐसा था, क्योंकि मैंने सेम जयपुर में भी देखा है। जयपुर का जंतर मंतर आपको बहुत सही तरीके से दिखेगा, वहाँ पे उसको सही तरह से रिनोवेट किया गया है और वो चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो वाकई में होता है। नहीं कि धूप और छाया से ये चीज़ होती है, जो शैडो होती है जो बनती है, और उस शैडो से टाइम कैलकुलेट होता है। और वहाँ पे हर जितनी भी हमारी राशियाँ होती हैं, कुंभ है, मीन है, मकर है, जितनी भी हमारी राशियाँ होती हैं, उन सभी के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं और उनसे ही कैलकुलेशंस की जाती हैं। जो खगोलीय गणना होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो उन्हीं से की जाती है। और दिल्ली का जंतर मंतर मुझे थोड़ा सा बिखरा हुआ सा नज़र आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली यदि आपको जंतर मंतर और अच्छे से देखना है तो जयपुर तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। मेरे पीछे जो आप ये यंत्र देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसका नाम है मिस्र यंत्र, और 2 भागों में डिवाइडेड है और जो अर्धवृत्ताकार होता है कुछ इस तरह से। और मैंने जो बोला कि टाइम कैलकुलेशन किया जाता है, चंद्रमा से रिलेटेड भी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यदि आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मैंने ये चीज़ जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाई भी थोड़ी देर पहले कि वो उस सिचुएशन की तरह नहीं है जो हम यूजुअली मैंने जयपुर में देखा है। और जयपुर में आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने खुद ने कैलकुलेट किया था। आप गाइड को लेके जाएंगे तो आपको लिटरली आपको बताएगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारा कुछ। और इट डिपेंड्स ऑन द शैडो। जब शैडो इस पर पड़ती है तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए हैं इसके अंदर, वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का लिखा हुआ है, मार्किंग की हुई है नंबर के थ्रू, और ऑटोमेटिकली वो शैडो उसी पर जाकर गिरती है जो टाइम एक्चुअली में हो रहा होता है, और वो एग्जैक्टली शो करता है। और ये है खूबी जंतर मंतर की। तो ये है मिस्र यंत्र। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। बाकी सिमिलर हैं जयपुर और दिल्ली में। जयपुर में बेसिकली अलाउड नहीं होता है कि आप ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं उनके अंदर चले जाएं और ऊपर तक चले जाएं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मौका मिल रहा है लोगों को। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ अभी जिस तरह से, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ सारी चीज़ें लगातार बनी हुई हैं। और अब एंटर करेंगे यहाँ पे, ये कुछ अलग ही आपको दिखेगा। ये देखिए, और ये भी यहाँ पे टूट चुका है क्योंकि ये इस तरह से बनाया गया कि जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पर पड़े और शैडो बने, और उसके बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी होती है उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारी कैलकुलेशन उसी अकॉर्डिंगली की जाती है जो ग्रह नक्षत्र होते हैं। और ये जो पूरी ऑब्जर्वेटरी थी वो कुछ इसी तरह से बनाई गई। मेरे पीछे ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं बहुत बड़ा, इसे बोलते हैं सम्राट यंत्र। और बेसिकली ये यूज़ किया जाता है जो सूर्य का समय होता है और जो राइट टाइम होता है वो इससे कैलकुलेट किया जाता है। और 2 अर्धवृत्ताकार जो खंड इसके अंदर डिवाइडेड किए गए हैं, और ये भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वाला, जो कह सकता हूँ कि काफ़ी इम्पोजिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ये आपको और जगह भी मिल जाएगा, यानी कि जयपुर के अंदर भी ये है सम्राट यंत्र, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो सूर्य का जो टाइम होता है और जो लोकल टाइम होता है, यानी कि जिस जगह पे जैसे दिल्ली का टाइम आपको पता करना है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, वही शैडो वाले गेम से। और ये बेसिकली है जयप्रकाश यंत्र, यानी कि जो राजा थे सवाई जयसिंह, उन्हीं के नाम पर ये जयप्रकाश यंत्र रखा गया, और इसको भी खगोलीय गणनाओं के लिए यूज़ किया जाता है। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको सभी वेधशालाओं में मिल जाएगा। जो मैंने बताया आपको, जितने भी जंतर मंतर हैं, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो उज्जैन में हो,
वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, खगोलीय गणना की जाती है सूर्य की, और जो राशियों का मापन है वो भी इससे किया जाता है, जयप्रकाश यंत्र। और ये जो मैंने आपको बताया, ये प्रमुख और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जंतर मंतर के। और इसी के साथ जंतर मंतर की हमारी जो जर्नी है वो यहीं पर एंड होती है। वी विल कैरी ऑन लेटर ऑन। और यहाँ से हम सीधा चलते हैं सीपी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो ज़रूर बनता है। एंड कीप सपोर्टिंग। नए यूज़र हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। और बताइए कि आपको जंतर मंतर में क्या पसंद है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका फेवरेट है। फाइनली मैं आ चुका हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस। और 1957 में शुरू हुआ न्यू दिल्ली से इंडियन कॉफ़ी हाउस। बहुत ही पुराना और काफ़ी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स जो होते थे, यानी कि बुद्धिजीवी जो होते थे, वो यहाँ पे बैठ के बातें करते थे। जर्नलिस्ट वगैरह जो लोग यहाँ पे कॉफ़ी सर्व करते हैं, उनकी आप ड्रेस देखेंगे, थोड़ा सा ना वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है। पिछले जो पहले के यानी आज़ादी से पहले जिस तरह की वेशभूषा हुआ करती थी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वो आपको दिखेगी यहाँ पर उसकी झलक। और आज भी ये कॉफ़ी हाउस चल रहा है। बेसिकली हुआ ये था कि 1957 में पहले जो इंडियन कॉफ़ी की एक सोसाइटी जो थी वो बिल्डअप हुई बेंगलोर में। और न्यू दिल्ली के अंदर इंडियन कॉफ़ी हाउस स्टार्ट हुआ 57 में। 75 में इमरजेंसी आई, और 76 में जब कॉन्स्पायरेसी बढ़ चुकी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उस दौरान डिमोलाइज कर दिया गया इस इंडियन कॉफ़ी हाउस को। बाद में ये फिर रिनोवेट हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इकोनॉमी थोड़ी डाउन हुई और हमारा कंपटीशन सीधा पहुंच गया मैकडोनल्ड वगैरह से। वो तब बिल्ड कर रही थी कंपनियां, और इंडियन कॉफ़ी हाउस उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करने लगा। और जब ये स्ट्रगल करने लगा, रिनोवेशन काफ़ी हुआ। 2011 तक इंडियन कॉफ़ी हाउस में जो हैंड रिटन बिल होते थे वो दिए जाते थे, उसके बाद अब तो प्रिंटेड दिया जाते हैं। यानी कि जो प्रचलन चला रहा था ना इंडियन कॉफ़ी हाउस में, वो ये इसलिए खास था क्योंकि इंडियन कॉफ़ी हाउस में पुरानी जो चीज़ थी, जो कल्चर था ना, वो आज भी बना हुआ था। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते थे, एडवोकेट्स होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, वो बड़े बड़े आके यहाँ पर कॉफ़ी पिया करते थे। इस तरह से ये जगह बहुत खास। अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ बैठ जाइए, आपको सबसे पहले पानी सर्व किया जाएगा। आराम से आप मेनू देखें, ऑर्डर करें कॉफ़ी, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से बात की जाती है, और फिर आपको कॉफ़ी दी जाती है। यहाँ का कॉफ़ी बहुत फेमस है, लेकिन कौन सा है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंडियन कॉफ़ी हाउस है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ का फेमस है वो है डोसा। डोसा आप ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई कर सकते हैं यहाँ की कॉफ़ी। प्रतीक, कौन सा है आपका फेवरेट? एक्सप्रेसो। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने दूसरा ट्राई किया तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन एक्सप्रेसो यहाँ का फेवरेट है। मैं कुछ कॉफ़ी मंगाऊंगा और डेफिनेटली डोसा तो ट्राई करेंगे। और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस, सोचिए कि यार कितनी पुरानी हिस्ट्री है यार। यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो 60 साल, मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके टाइम से ही ये शुरू हुआ इंडियन कॉफ़ी हाउस। और देखिए कितनी हिस्ट्री जो है, कितनी कहानियाँ लेके चला हुआ है। इमरजेंसी हो, मॉडर्नाइजेशन आया हो, इकोनॉमी हमारी ट्रबल की थी, और हमारा कंपटीशन अमेरिकन कंपनीज़ के साथ लगातार बढ़ता रहा। इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो बढ़ते गए, चेंज होते रहे, और धीरे धीरे वो आके मैकडोनल्ड्स में आके बैठने लगे। लेकिन आज भी इंडियन कॉफ़ी हाउस में लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। बस फ़र्क यह है कि इंटेलेक्चुअल्स अब नहीं आते हैं, शायद जर्नलिस्ट वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन अब नॉर्मल फैमिलीज़ और दोस्त वगैरह यहाँ पे आते हैं। बहुत ही सुकून वाला है, बहुत बड़ा एरिया है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सीपी का जो सिनेमा हॉल है उसके ठीक पास में ही ये इंडियन कॉफ़ी हाउस। चलिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, पहले इनका मेनू देख लेते हैं। ये यहाँ का जो है मेन्यू कार्ड है, ये देख सकते हैं। कॉफ़ी के पूरे फ्लेवर्स हैं, और ये यहाँ के डोसा। इसके अलावा आपको काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। ये है यहाँ का डोसा। तो बेसिकली मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे मंगाई है। एक तो सूप मंगाया है, और एक यहाँ का जो फेवरेट डोसा है, यानी कि मसाला डोसा मैंने ऑर्डर किया है। और सूप भी यहाँ का ट्राई करेंगे। देन वी विल ट्राई द मोस्ट स्पेशल थिंग, यानी कि एक्सप्रेसो कॉफ़ी, वो मैंने मंगवाई है, वो एंड में हम पियेंगे। तो चलिए पहले डोसा ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ का डोसे में क्या क्वालिटी है। सो फाइनली मैं ये ट्राई कर रहा हूँ डोसा।
जो यहाँ का स्पेशल है। सांभर थोड़ा बेटर हो सकता था इनका, वो दिख रहा है साफ, कोई नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये हमने मंगाया है सूप, ये भी हम ट्राई करेंगे एंड ये प्रतीक ट्राई करके बताएंगे हमको। प्रतीक ट्राई करो। सही है, फ्रेश लग रहा है। कूल। तो एक्चुअली मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये कौन सा वाला सूप था? ये वेजिटेबल सूप है। ओके, वेजिटेबल सूप है, इसमें थोड़े कॉर्न भी डाले मेरे साथ। यस, गुड। ये फाइनली हमारी आ चुकी है कॉफ़ी एक्सप्रेसो एंड यदि आप शक्कर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी चीनी मीठे के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं एक्सप्रेसो। तो फाइनली ये है हमारी इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी जो मैंने मंगाई है एक्सप्रेसो, क्योंकि ये बहुत फेमस है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए ट्राई आउट करता हूँ यहाँ की कॉफ़ी। ऑब्वियसली यार बहुत सही कॉफ़ी है, बहुत अच्छा। आप चीनी डाल सकते हो अपने हिसाब से जैसा आपको टेस्ट चाहिए, बाकी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ चलिए कॉफ़ी का मज़ा लीजिए। और ये था हमारा स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए। थोड़ा सा कनॉट प्लेस कनॉट प्लेस का जो इलाका था वो मैंने घूमा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि दिल्ली में सबसे बेस्ट कॉफ़ी कहाँ मिलती है। बेसिकली कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं आप इंडियन कॉफ़ी हाउस से। 2 मिनट बता देंगे। और ये एक्चुअली 250 ग्राम का पैकेट है और ये आप यूज़ कर सकते हैं, अपने वहाँ भी कॉफ़ी बना सकते हैं। फ़िल्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन आपका टेस्ट जो होगा ना वो इंडियन कॉफ़ी हाउस जैसा हो जाएगा।